यस सरकार, माहौल जबरदस्त एनर्जी के साथ सरकार चैप्टर नंबर 17 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सर दिल थाम के सुनेगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में क्या कहा है, सेक्शन नंबर 35 और सेक्शन नंबर 36 कवर होंगे सेक्शन के इस चैप्टर के अंदर। सरकार अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कहां मेंटेन करने, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट विच प्लेस। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। सरकार पर कहां पर, सर एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, अगर वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से ऑपरेट कर रहा है तो एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए। पर ध्यान देना बेटा, एक सर्कुलर आया था रिगार्डिंग सर जो ऑक्शन करते हैं टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा का इन अ पब्लिक वेयर हाउस, जो ओपन मंडी टाइप एरिया जो होता है जहां पर ऑक्शन करते हैं। यहां पे क्या होता है बेटा, अब सर ओपन वेयर हाउस के थ्रू गुड्स वहां पे स्टोर होते हैं और वहां से ऑक्शन के सप्लाई होते हैं, तो ऐसे केस में उसको भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ता है बाय द सप्लायर एज वेल एज ऑक्शनियर ऑल्सो बेटा, क्योंकि ऑक्शनियर भी प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वहां से एंड सप्लायर अपने गुड्स वहां से सप्लाई कर रहा है, इसलिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उस प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब सर अगर रिकॉर्ड्स वहां रखने पड़ जाए तो सर वो तो ओपन प्लेस है, वहां पे कहां रिकॉर्ड रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे सर्कुलर दिया और सर्कुलर ने बोला कि यहाँ पे अगर प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है एजेंट को, ऑक्शनियर आगे बेच रहा है कस्टमर को ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर प्रिंसिपल जो गुड्स दे रहा है ऑक्शनियर को, सर वहां पर वो जीएसटी चार्ज करके दे रहा है क्योंकि इट इज सप्लाई, क्योंकि ऑक्शनियर आगे सप्लाई कर रहा है टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो खुद का इनवॉइस दे रहा है कस्टमर को, तो आईटीसी मिल जाएगा ऑक्शनियर को और ऑक्शनियर आगे बिल चार्ज करेगा कस्टमर को। तो ऐसे केस में सर गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर ऑक्शनियर को जो प्रिंसिपल गुड्स दे रहा है उस पर जीएसटी चार्ज करके दे रहा है, जिसका आईटीसी ऑक्शनियर ले रहा है और आगे वो बेच रहा है गुड्स टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में सर ऐसे चाय, कॉफी, रबर एटसेट्रा के केस में उस पब्लिक वेयर हाउस को आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, पर वहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही उसके रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। ऑक्शनियर के लिए भी यही बात कही और प्रिंसिपल के लिए भी यही बात कही जो वहां से गुड्स सप्लाई करता है। अच्छा ध्यान रखना, अदरवाइज आपको सारी गुड्स सारे सर रेस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और हाँ सरकार, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स कितना उसने किया है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, देन स्टॉक कितना उसका रिकॉर्ड्स को रखना पड़ेगा, आईटीसी उसने अवेल कितना किया, आईटीसी यूटिलाइज कितना किया, आउटपुट टैक्स पेएबल कितना है, पे कितना किया उसने, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब करके रूल्स प्रिस्क्राइब कर दिए गवर्नमेंट ने। रूल नंबर 56 में कहा है क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन। सबसे पहला द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है तो, देन डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एडवांस रिसीव कितना हुआ, एडवांस को एडजस्ट कितना किया उसका रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस होना चाहिए बेटा आपके पास, देन पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेज वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, अगर आपने वेयर हाउस किया है गुड्स को तो, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टॉक देयर इन बेटा। मतलब सर ड्यूरिंग ट्रांजिट भी अगर आपने किसी गुड्स को स्टोर करवाया है, वेयर हाउस में स्टोर करवाया, तो उस वेयर हाउस का डिटेल भी आपके पास होना चाहिए, कितनी गुड्स आपने स्टोर करी है सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब कंपोजिशन टैक्स पेयर को सर फॉलोइंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना एमसीक्यू बना हुआ है इस पर बेटा। सर कौन कौन सा दो इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट है कमोडिटी वाइज स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और सेकंड डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एंड पेएबल आईटीसी, क्योंकि आईटीसी उसको मिलता ही नहीं है, रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चार्ज ये मेंटेन नहीं करेगा तो भी चल जाएगा बेटा। देन अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफिक पर्सन, सबसे पहला एजेंट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स रिकॉर्ड्स। सबसे पहली बात बेटा सर, इफ द एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में उसको ऑथराइजेशन रिसीव हुआ होगा प्रिंसिपल का, तो उन सारे प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल से जो उसको ऑथराइजेशन रिसीव हुआ रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल या रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो ऑथराइजेशन को मेंटेन करने पड़ेंगे। सेकंड सर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एवरी प्रिंसिपल। सेम वे सर ये था गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड, ये अब आएगा गुड्स सर्विसेज सप्लाई जो उसने किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उन सबके भी पर्टिकुलर्स को मेंटेन करने पड़ेंगे। देन डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, हर प्रिंसिपल को जो उसने हिसाब दिया होगा उसके रिकॉर्ड्स क्लियर। देन टैक्स पेड ऑन रिसीट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कितना उसने टैक्स पे किया है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्लियर डन, ये उसको मेंटेन रखने पड़ेंगे। अच्छा कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, इट शिल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर हैंडल्ड बाय हिम on behalf of registered person and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer. Okay, then manufacturer को क्या रखना पड़ेगा रिकॉर्ड, monthly production account showing quantitative details of the raw materials and services used in the manufacture and quantitative details of the goods or services goods so manufactured, वो manufacturer उसने कितना goods बनाया,
कितना इनपुट सर्विसेज कंज्यूम करी और कितना आउटपुट गुड्स उसने बनाया, इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट देयर ऑफ, जो उसने मैन्युफैक्चर करते वक्त वेस्ट और बाय प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुए उन सबका भी इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव, ओके। सर्विस सप्लायर को सर उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेंगे, शोइंग quantitative details of the goods used in providing the services and details of input services which are utilized and services supplied, कितना input और input services ने यूज किया और सर यूटिलाइज किया टू प्रोवाइड द आउटपुट सर्विसेज। क्लियर है सरकार। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे पहली बात किन किन लोगों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, देन क्वांटिटी, वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स which are received for execution of works contract, then ये goods उसने कितना utilize किया, then details of the payment received in respect of each works contract separately, then name and address of the suppliers from whom he has purchased or received the goods or services, क्योंकि works contract execute करने के लिए goods और service दोनों चाहिए बेटा, क्लियर, गुड्स भी चाहिए बेटा, ओके। तो गुड्स का सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हुआ उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। नाउ ऑनर और ऑपरेटर ऑफ द गोडाउन और वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, इनको सबसे पहली बात करिए सर मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच सर गुड्स जो स्टोर करते हैं उसके लिए पीरियड फॉर विच गुड्स रिमेन इन अ वेयर हाउस, इंक्लूडिंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। अब ट्रांसपोर्टर के लिए बोल दिया maintain the records of the goods which are transported, delivered or goods which are stored in transit by him along with the GST number of the registered consignor or consignee for each of his branches, उसको मेंटेन रखने पड़ेंगे। प्लस सर देखिए बेटा वेयर हाउस ऑपरेटर जरूरी नहीं उसका 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो जाए, सो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, हो सकता है वो रजिस्टर्ड नहीं हो। ट्रांसपोर्टर अगर उसने होता रिवर्स चार्ज 5% वाला टैक्स वाला ऑप्शन लिया है तो 100% केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं बेटा। इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड फिर भी उनको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लस अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल से, एनरोलमेंट इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। वेयर हाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको एक सर यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। इफ सच पर्सन्स आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड दे शेल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल, और उनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा सो दैट डिपार्टमेंट उनको आइडेंटिफाई कर पाए। पर इन लोगों को भले रजिस्टर्ड हो या ना हो ये सब रिकॉर्ड तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, ओके। नाउ मैनर ऑफ मेंटेनेंस एंड पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, सर किस तरीके से आपको मेंटेन करना है और कितने पीरियड के लिए आपको मेंटेन करना है। सबसे पहली बात किस तरीके से मेंटेन करना है, आप चाहे तो फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करें, आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करें तो डीएससी डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट होने चाहिए आपके रिकॉर्ड्स। देन अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड एट ऑल रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके है तो। देन नॉट टू बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न, भाई समझे करेक्शन नहीं होना चाहिए। देन books or volumes shall be serially numbered, then adequate backup shall be taken for electronic records, audit trail should be provided when proper officer demands for the same, okay, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कुछ चेंज किया तो उसका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। देन अब कितने टाइम के लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं 72 मंथ्स, 72 मंथ। कब से सर, जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड है वो फाइनेंशियल खत्म होगा उसके बाद जो उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर, वहां से 72 मंथ तक उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लस अगर मान लो अकाउंट्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील्स और प्रोसीडिंग्स, तो ऐसे केस में कोई मैटर अपील में चल रहा था तो जिस पीरियड के लिए वो अपील वगैरह चल रहा था उस पीरियड के रिकॉर्ड्स, उस केस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो आपको कब तक मेंटेन करने हैं, तो जब वो अपील डिस्पोज ऑफ हुई है कंप्लीटली उसके खत्म होने के बाद 1 साल या फिर 72 मंथ, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो रिकॉर्ड्स थे वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सर एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट वहां से 72 मंथ या फिर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द अपील विच एवर इज लेटर, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, ओके। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, वैसे अगर आपका एग्जाम मई 22 ईयर्स के बाद है तो अभी टॉपिक काम का नहीं रहा, पर हाँ अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान रखना यहाँ पे 5 करोड़ करिएगा अपनी बुक्स के अंदर 5 करोड़, सर अगर किसी भी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है तो उसको जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट, और अलोंग विद द एनुअल रिटर्न इनको क्या करना, चलो 5 करोड़ यहाँ पे लिखा है मैंने यहां लिख देता हूं, ध्यान देना बेटा। एनुअल रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होता है, पर ऑडिट कराना पड़ेगा जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। और सर एनुअल रिटर्न के साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नोट जीएसटी 9C। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, सर अगर आप एक ओआईडीआर सर्विस सप्लायर हो
जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहे हो टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉरेन कंपनी हो विच इज एन एयरलाइन कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिन्होंने सर ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसने कंप्लाई किया विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, तो उसको सर जीएसटी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। प्लस ध्यान रखिएगा बेटा, उनको स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर विच इज ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये उनको सबमिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th सितंबर ऑफ दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बेटा फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो 30 सितंबर आता है उस दिन या उससे पहले उनको इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से जितना रिसीट आया पेमेंट आया स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑडिट जो सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग सीए होगा ये सबमिट करना पड़ेगा, जीएसटी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। प्लस सर अगर सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, इनको जीएसटी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। ओके डन सरकार, ये हो गया जीएसटी ऑडिट के रिगार्डिंग एक प्रोविजन। लास्ट, अगर आप ये रिकॉर्ड्स जो हमने बात करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में फेल हो गए तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए बेटा, जितने भी गुड्स आपके पास थी जिसके आपके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे, ये मान लेंगे वो आपने सप्लाई कर दिया और उनमें जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो सेक्शन नंबर 73 और 74 फॉलो करके रिकवरी करी जाएगी। पढ़ लीजिए सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू account for the goods or services or both in accordance with the provisions of section number 35 subsection 1, the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for as if such goods or services or both had been supplied by such person, and provisions of section number 73 and 74 shall apply। इसी के साथ भारत माता की जय। सरकार ध्यान दीजिएगा, यस यू कैन डू इट, और हाँ ये आप ही कर सकते हो। क्लियर, अगर हिंदुस्तान में कोई एक पर्सन भी सीए की एग्जाम क्लियर करेगा तो वो आप होंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। पर हाँ, केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है सर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत तो आप कर रहे हो। पर हाँ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपने बचपन में सर कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, रैबिट और टोटोइस की। सर जिसके अंदर टोटोइस सर बहुत स्लो भाग रहा होता है पर कंसिस्टेंट, पर कछुआ पर सर रैबिट सर खरगोश बहुत तेज भागता है पर उसको लगता है कछुए को बहुत टाइम लगेगा, सो गया रास्ते में और वो फेल हो गया सर। इसलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। पर आज की तारीख में अगर आपको जीतना है तो सर वो रैबिट की जो स्पीड है वो भी आपको अपने अंदर इंडल्ज करनी पड़ेगी। नॉट ओनली कंसिस्टेंसी अलोंग विद द स्पीड इज रिक्वायर्ड। इसलिए सर अपनी स्पीड मेंटेन रखिए, माहौल बना के रखिए और अपने अंदर का जोश खत्म मत होने दीजिए। लाइफ जो आप जिंदगी जी रहे हो उसको लाइवली जिए और माहौल के साथ सर पढ़ते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपना 100% डाल दीजिए, देखना सक्सेस आपका होगा, क्योंकि यू कैन डू इट। माहौल ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच।